गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुभव बत्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। तो गाइस कैसे हो यार बच्चों आप सभी लोग। मेरा नाम है अनुभव बत्रा और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसेंटली इकोनॉमिक्स के क्लास 10th के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर को अपलोड किया है। कंप्लीट वन शॉट था डेवलपमेंट चैप्टर का। बच्चों को उससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, उस वीडियो पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। आज बारी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की है। अब ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैंड डिग्रेडेशन, सोइल कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो फटाफट से ये वाला पूरा शॉर्ट में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना देरी के हम वीडियो को सीधा स्टार्ट करने वाले हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो में कुछ भी मजा आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन करना ताकि आने वाली अमेजिंग स्टडी वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी पूरी एसएसटी में, जिसे हमें रटना होता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी रट्टा मारो बैठ के। रटने का इन द सेंस क्या है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा होता है। ठीक है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वेदर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इंडिया की सिचुएशन आज से 10 साल पहले क्या थी, इंडिया की सिचुएशन अब क्या है, इंडिया के पास सोइल कितनी है, इंडिया के पास फ्लोरा कितना है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ज्योग्राफी में होती हैं। अब क्या होता है कि ज्योग्राफी को कई लोग तो बिल्कुल पूरा रट लेते हैं, वो भी गलत है, और कोई समझने भी इसको छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। सो कई बच्चे क्या करते हैं कि ज्योग्राफी को रटना स्टार्ट कर देते हैं, सुबह से लेकर रात तक रटता रहा। जब सुबह दोबारा एग्जाम देने गया देखा कुछ आता ही नहीं। ऐसे नहीं करना, कंसेप्ट को समझना है और सिर्फ डेटा को रटना है, बाकी कंसेप्ट तो समझे हुए रहने देने। सपोज करो रिसोर्सेज है, अब रिसोर्सेज में क्या, रिसोर्सेज क्या होता है, क्या डेफिनेशन है उसकी, कंसेप्ट पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पता है ना। बस उसका डेटा रट लिया कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने लैंड रिसोर्सेज, कितने वाटर रिसोर्सेज, इसे बोलते हैं रटना। वेदर की नोट आप रिसोर्सेज की डेफिनेशन रट रहे हो ना, डेफिनेशन के हमेशा कंसेप्ट ही समझने होते हैं, रटना डेटा को होता है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सीधे। अब देखो, अब चैप्टर का क्या नाम है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो, सबसे पहले इसमें एक टर्म आ जाती है रिसोर्सेज और उसके टाइप्स। ठीक है, व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो हमें कहां से मिली हैं, वेदर बाय नेचर मिली है या वेदर बाय ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाई है, जिसका काम क्या है, जो क्या हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ के। रिसोर्सेज तो बहुत ईजी है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, सोइल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो आइदर हमें बाय नेचर से प्रोवाइड हुए हैं और आइदर ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, जो किसमें यूज होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या यूज क्या है इनका, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है वन बाय वन कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्सेज के दो बेसिक टाइप्स पढ़ लेते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, सारे क्लियर हो जाएंगे अभी। एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, नाम में बायो आ गया। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब वो रिसोर्सेज जो ऑटोमेटिकली कहाँ पे एमर्ज हो रखे हैं, इस बायोस्फीयर में। पहली बात तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब होता है एक इंटरेक्शन कंप्लीट किसका, लैंड का, वाटर का, एयर का, सोइल का, एक कंप्लीट इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स का, साथ बीच में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी है, सबका इंटरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर में पहले से ही प्रेजेंट है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसको भगवान ने बनाया, जिसको कुदरत ने बनाया, तो वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल हम खुद भी हैं, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हमें भी तो भगवान ने बनाया है या हमने अपने आप को बनाया है, नहीं ना, भगवान ने हमें बनाया है। और सोइल पहले से ही नेचर में प्रेजेंट है, जब हम पैदा हुए पहले से ही नेचर में प्रेजेंट थे, सोइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने कहीं ना कहीं खुद क्रिएट किए हैं, जो मतलब कि ये भी नहीं मान सकते कि ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं, ये बोल लो कि जो नॉन लिविंग है। कहने का मतलब ये है, ये जो सारी चीजें हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया या ऐसे अदर रिसोर्सेज जो हमें नेचर से पहले ही प्राप्त है। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो मतलब जिसका ज्यादा कोई यूज नहीं है,
ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि हमारे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, जो बेसिकली क्या है, नॉन लिविंग है, प्रॉपरली तरीके से लिविंग नहीं है, डेड चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, तो ये जो चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज से, जो हो सकता है कि हमें नेचर से प्रोवाइड हुए भी हों या नहीं भी हुए हों, ठीक है, डिपेंड करता है। सो ये थे रिसोर्सेज के फर्स्ट 2 टाइप्स, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। इनमें कहीं ना कहीं जान होती है, इसमें कहीं ना कहीं जान बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जान वाला आ गया ह्यूमन बींग्स, वहां पे कोई जान वाली चीज नहीं है। आगे और पढ़ लेते हैं यहीं पे। रिसोर्सेज और 2 टाइप्स के होते हैं, मैं शेयर अभी कर देता हूं, आपको बोर्ड फिर विजिबल ढंग से हो जाना चाहिए। अगले जो 2 रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल। क्लियर हुआ? रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ये बच्चों वाले रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इसको हम आसपास बहुत बार सुन चुके हैं, इधर इन बायोलॉजी, ठीक है, अभी क्लास 10th में फिजिक्स में चैप्टर आएगा एक, उसमें भी सुनेंगे इनके बारे में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो अगर एक बार खत्म हो गए, विच आर वंस कंप्लीटेड कैन बी फॉर्म्ड अगेन, आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा रिसोर्स है हमारे नेचर में प्रेजेंट है जो एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा बन सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, इफ वंस कंप्लीट, इसका उल्टा कर दो, इफ वंस कंप्लीटेड कैन नॉट बी फॉर्म अगेन। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं बेटा, कि एक बार अगर जो खत्म हो गए वो दोबारा नहीं बन सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल कौन से होंगे, ऐसे रिसोर्सेज कोई सोचो जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बन सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल सनलाइट होगा। सनलाइट, धूप आती है जाती है, धूप कभी खत्म नहीं हो सकती, बार बार ही बनती रहेगी, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसका, वाटर, ये भी रेन्यूएबल ही तो है। एयर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कुदरत में बनती भी रहती हैं, खत्म भी होती रहती हैं, उसके बाद भी बन जाती हैं। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर वो कभी भी नहीं बन सकते, या अगर बनेंगे भी तो पता नहीं कभी बनेंगे, तब तक हम रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल बेस्ट है कोल, पेट्रोलियम। कोल कैसे बना, हजारों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स के डेड स्पीशीज जब दफना दिए गए तो वो कन्वर्ट किस में हो गया, कोल और पेट्रोलियम में, लिक्विफाइड चीजों में, ठीक है। तो अब ये तो अब आज जो दब रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स, कितने ही रोज मरते हैं, दबा देते हैं, ये कन्वर्ट होते होते इन्हें और हजारों साल लग जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है इनका दोबारा बनना। सो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज जो दोबारा रेन्यू नहीं हो सकते, रेन्यू होते हैं ना, किसी की मेंबरशिप को रेन्यू करवा लेना, वो होते हैं, ठीक है। तो रेन्यूएबल जो बन सकते हैं, नॉन रेन्यूएबल जो नहीं बन सकते। क्लियर हो गए? यहां पे आ जाओ, इधर इस तरफ देखो, आगे और भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी। इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ये अलग 2 रिसोर्सेज हैं। इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक तरीके से जो प्राइवेट ओन रिसोर्सेज होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो सबके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर ऑल। अब ध्यान से समझना, इसमें भी तो सिर्फ लिख रहा हूं, अभी समझा देता हूं। इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सपोज करो कि हमारी इस पूरी कंट्री में, इस पूरे एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैंने क्या किया, सरकार को पैसा दिया कि मेरे को ये वाला जो जमीन का टुकड़ा है वो खरीदना है, ठीक है। सरकार ने कहा खरीद ले, बदले में हमको क्या दे दे, पैसा दे दे। तो मैंने उसको पैसा दे दिया, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मैंने पैसा देके वो लैंड उससे खरीद ली, तो वो कौन से रिसोर्सेज हो गए, इंडिविजुअल ओन, मेरा हक है उस पर, मैंने ओन किया उसको। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो पड़े हुए हैं आसपास, जिसे कोई भी यूज कर सकता है, जो गवर्नमेंट ने सबके लिए बनाए हैं, आते जाओ और यूज करते जाओ। एग्जाम्पल कौन सा है, पार्क्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना, जो पार्क्स वगैरह एक्सेट्रा। तो ये जो जितनी भी चीजें होती है, पब्लिक प्लेसेस बात कर सकते हो, सबके लिए अवेलेबल है। वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। बार बार यहाँ पे मैं हाथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि माइक मेरा सही भी वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो प्राइवेट ने खरीदे हैं पैसे देके, जैसे कि कोई भी लैंड वगैरह, ठीक है। और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज, जहाँ पे कम्युनिटी में पड़े हुए हैं, कोई भी उसे यूज कर सकता है, गवर्नमेंट ने सबके वेलफेयर के लिए वो बनाए हैं, जैसे कि पार्क्स वगैरह, और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस वगैरह, ठीक है। तो अभी हम कितने कर चुके हैं, 6, बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल ओन्ड और कम्युनिटी
ऑन। और भी हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट हम कर चुके हैं, पर आगे मूव करने से पहले और भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं, फिर अपना ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दो और हैं भाई, एक तो है नेशनल रिसोर्सेज और एक है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो पूरी नेशन के पास अवेलेबल है, मतलब पूरी नेशन, पूरी कंट्री के पास। एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, ये सारी चीजें। सो नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज। अच्छा, मैं यहाँ वो पूरी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखता, कहीं आप सोचते हो, क्योंकि मुझे पता है आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, वहां से फटाफट पूरे चैप्टर्स की रीडिंग लो ना। क्यों ऐसे? यहाँ पे तो सिर्फ मेन कंसेप्ट समझने आए हो आप, यहाँ पे सिर्फ आप ये समझने आए हो कि मुझे क्या लिखना क्या है एग्जाम में, बाकी तो डेटा आप रीड कर सकते हो आसानी से। सो नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द नेशन, विच आर अवेलेबल इन द कंट्री, उसको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे नेशनल रोड्स, डैम्स वगैरह इन द कंट्री। लेकिन एक बात और याद रखना, इसमें सिर्फ कंट्री में ही अवेलेबल होने चाहिए। अगर कंट्री से बाहर के रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं तो फिर वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज अभी आ रहे हैं उस पर। नेशनल मतलब बाउंड्रीज के अंदर के रिसोर्सेज। अच्छा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? आर दोज रिसोर्सेज कौन से? विच आर अवेलेबल फ्रॉम अदर कंट्रीज। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी कंट्री में नहीं पाए जा रहे, तो हमें उन रिसोर्सेज के लिए बाहर वाली कंट्रीज पे क्या रहना पड़ता है? डिपेंड रहना पड़ता है। तो उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का। बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की हो जाती है समाप्ति। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? पूरा रिसोर्स के बारे में ही है। अब हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे 5-7 मिनट पूरा। इसमें हम क्या क्या कवर कर लेंगे कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एजेंडा 21 क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की प्लानिंग कैसे होती है, और एजेंडा 21 क्या था। देखो, सबसे पहले रिसोर्स के बारे में हमने अभी बात करी। बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सोइल, वाटर, एयर। हम खुद भी एक तरह का रिसोर्स हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं लग के कुछ ना कुछ काम करके कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और भी हमने बड़े सारे रिसोर्सेज को डिस्कस किया है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे। सो रिसोर्सेज तो वही होते हैं, आर द सब्सटेंसेज या आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द नेचर विच कैन हेल्प और विच कैन बूस्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, अब आ जाती है रिसोर्स की प्लानिंग। अब पहली बात तो प्लानिंग के 2 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, प्लानिंग को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 एस्पेक्ट हैं। पहला कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या चीज, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग, और दूसरा कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग। ये दोनों चीजें यहां से क्लियर करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या और रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखो, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब किसी चीज की हम प्लानिंग क्यों करते हैं, पहली बात तो ताकि हम उसे फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें, ठीक है। अगर सपोज करो, फिर वही गोल वाला एग्जांपल, अगर मेरे को प्लान करना है अपने फ्यूचर के लिए, कोई पढ़ाई मुझे करनी है, सीए करना है, एमबीए करना है, वो मेरी प्लानिंग है। अब मैं वो प्लानिंग क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं उन फ्यूचर को क्या कर सकूं? सिक्योर कर सकूं। ऐसे रिसोर्स की प्लानिंग में हम क्या क्या लिखेंगे? प्लानिंग क्यों जरूरी है? रिसोर्सेज हमारी कंट्री में लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? हमारी कंट्री में लिमिटेड है, यानी कि जैसे कि लैंड, जैसे कि एयर, जैसे कि पानी, ये सब हमारी कंट्री में कैसे हैं जी? लिमिटेड हैं। तो अगर हमने अभी सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे एयर नहीं लिखो, एयर मत लिखो, यहाँ पे कोल लिख लो, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, इससे समझ जाओगे जल्दी। ये मत सोचना कि लैंड और वाटर तो अभी आपने बताया एबंडेंस में है, तो एबंडेंस में। अब मेरे को एक बात बताओ कि पानी में से 100 में से जो हमारे पीने लायक पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, वो कितना है? मात्र 0. कुछ या 1% है, बाकी सारा पोल्यूटेड वाटर है। पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं है। अर्थ का लगभग 70 से 80% सरफेस पानी से बना हुआ है, पानी कमी नहीं है, लेकिन पीने लायक पानी जो है, जो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सकता है। तो प्लानिंग में क्या कर रहे हैं हम? तो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में लिमिटेड हैं, जैसे कि लैंड है, लैंड भी इतनी, चलो कितनी होगी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है, याद रखना इंडिया की लैंड का। कोल की बात कर लेते हैं, कोल क्या है? कोल तो लिमिटेड है। पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम तो लिमिटेड है। ये सारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड अमाउंट में है। अब सपोज करो हम आज सारा जो कोला है वो आज ही यूज कर लेंगे, सारा पेट्रोलियम आज ही यूज कर लेंगे,
तो हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी भी है, हमारे आने वाली जनरेशन भी है, वो क्या यूज़ करेगी? वो तो गालियाँ देगी हमें। वो क्यों गालियाँ देगी हमें? कहेंगे अच्छा चाहे तुम्हारी जनरेशन हो चाहे मेरी जनरेशन हो, वो तो हमें यही गालियाँ देगी, भाई तुमने क्या करा, सारे रिसोर्सेज खुद ही खा पी गए, ये सारे रिसोर्सेज खुद ही कंज्यूम कर लिए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तो इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि वो आज तो चल ही रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए भी क्या रहें, वो कंजर्व रहें। तो ये पूरा जो टॉपिक है प्लानिंग, इसके दो एस्पेक्ट थे। पहला प्लानिंग है क्या, रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है हमारी कंट्री में। दूसरा वाई का आंसर अभी हमने दिया, टू मीट यहां लिख भी देता हूं, टू मीट द डिमांड ऑफ फ्यूचर की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन हमारे को गालियां देंगे। ठीक है, तो ये था प्लानिंग कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है और रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्लियर हो गए दोनों टॉपिक? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अभी आपने यहां लिखा है सर एजेंडा 21, ये तो बताया ही नहीं, अभी इसी पे आ गया। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, इससे ज्यादा नहीं। एजेंडा 21 क्या होता है? गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक एजेंडा, एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, एक रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट साइन किया था कुछ अदर गवर्नमेंट्स के साथ मिलके। क्या प्रण लेते हैं वो, कि हम सारी स्टेट्स को यहीं से पूरा लिखते हैं इसको, टू अवेयर द स्टेट्स, सारी स्टेट्स को क्या करना है, अवेयर करना है अबाउट द सिस्टमैटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है भाई। एजेंडा 21 क्या है? एक ऐसा एजेंडा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके कि हमें क्या करना है, पूरी स्टेट्स को, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको अवेयर करना है, उनको समझाना है कि हमें रिसोर्सेज का कैसा यूज करना है, सिस्टमैटिक यूज करना है, ताकि वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहे, कंजर्व रहे। इसी का मेन पर्पस यही है, टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू इंक्रीज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें। तो ये किस में लिख दोगे आप? एजेंडा 21 में। अच्छा, इसी के साथ एक और टर्म समझ लो, 1 मार्क में ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, और ये तो 2 नंबर में भी आ सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी टर्म, ये टर्म मेरी फेवरेट है, पता नहीं क्यों मुझे ये टर्म बहुत अच्छी लगती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं इसे बहुत बारी पढ़ा चुका हूँ और मैं जब इसको खुद भी पढ़ा करता रहा तो मेरे को बहुत बढ़िया लगती थी ये टर्म पढ़ने में, पता नहीं क्या है ऐसा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वही, अगेन सारी बात वही है, मैं पहले समझा चुका हूँ, बस डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज अ प्रोसेस in which resources are used in such a manner that it can be used in present as well as for future generation. Sustainable development क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जहां पे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है ताकि वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहे, सेव रहे। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट इसी के साथ लगभग 60% चैप्टर क्या कर चुके हैं बेटा जी, कंप्लीट कर चुके हैं। रिसोर्स क्लासिफिकेशन, रिसोर्स प्लानिंग, एजेंडा 21 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम चल रहे हैं आगे लैंड पे, कि लैंड क्या है, लैंड का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, और उसके बाद फिर हम सोइल करके इस वन शॉट को क्या कर देंगे, एंड अप कर देंगे। क्या होती है जमीन और क्यों जमीन को बचाना जरूरी है, हम इस टॉपिक में वो पढ़ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंड और व्हाई लैंड कंजर्वेशन। ये आ गया, जमीन क्या है और जमीन का कंजर्वेशन, जमीन को बचाना क्यों जरूरी है। लैंड क्या होता है? लैंड एक टाइप का प्रोडक्शन का फैक्टर है जो हमें कहां से मिल जाता है, नेचर से मिल जाता है। तो पहला तो पॉइंट इसके बारे में यही लिख देंगे कि इट इज अ फैक्टर, एक तरह का रिसोर्स है इस चैप्टर के हिसाब से बोलूं, ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कहां से मिला है? इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमें एज अ नेचर के थ्रू क्या मिला है? फ्री गिफ्ट मिला है, नेचर ने हमें भेंट के रूप में दिया है। जमीन तो कहीं हमने जमीन तो नहीं बना दी ना इंसानों ने,
चाहे हम और कुछ भी कह सकते हैं, हमने ज़मीन का यूज़ किया, हमने ज़मीन को क्या किया है, उस पर कल्टीवेशन करके उसका यूज़ किया, उस पर पार्क्स बनाए हैं, उससे फॉरेस्ट हटा के बिल्डिंग्स खड़ी किया, लेकिन हमने ज़मीन बेस को नहीं बनाया जिस बेस पे मैं खड़ा हूँ, जिस बेस पे आप खड़े हो इस वक्त, तो वो है लैंड। ठीक है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अच्छा, लैंड के यूजेस लिखे हैं आपकी बुक में, उसे पढ़ लोगे? लैंड के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? जिसको आते हैं नीचे कमेंट कर सकता है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ फिलहाल। लैंड का यूज़ क्या होता है? लैंड पे आप अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवा सकते हो, ये ध्यान से सुन लेना। लैंड पे आप ग्रेजिंग करा सकते हो, लैंड पे आप बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हो, लैंड पे आप पार्क्स वगैरह बना सकते हो, लैंड पे आप बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स को खड़ा कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं आपके लैंड के यूसेज हैं। अच्छा, वाई लैंड कंजर्वेशन, हमें लैंड को बचाना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगेन इसमें लिखेंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी में नहीं है लैंड हमारे पास कि हम क्या करते रहेंगे, फटाफट से उसे आगे आगे बढ़ाते रहेंगे ऊपर। नहीं, उसको ढंग से यूज़ करना है, इसलिए लैंड का कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। दूसरा क्या है कि लैंड पे अब क्या होता है कि लैंड से ही क्या होता है कि अगर हम लैंड पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करवा देंगे, ठीक है, अपने जानवरों को ज़्यादा चरवा देंगे, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज करेंगे, तो उससे लैंड की बर्बादी है, वो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी। अब ज़मीन बंजर हो जाएगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? फिर हम जो चावल खाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, मेज़, बाजरा, वीट, राइस, वो कहाँ से आएगा जब लैंड ही बर्बाद हो जाएगी? तो सो लैंड का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज